इसका ये जो ऊपर का ढक्कन का हिस्सा है जो बता रहा है कि ये बम जो है कुकर बम था। पता चला कि विस्फोट हुआ है, तो जवानों के ऊपर में अटैक किए गए हैं नक्सलियों के द्वारा। ये जवान का आई कार्ड है, जवान के हथियार का ही कोई हिस्सा है। एक सामान है जो बहुत हैवी लग रहा है, उसके नीचे से ये तार निकलेगा, ऐसे निकलता जाएगा कि जैसे ही वो उसके वी पॉइंट पे आया बैठे तुरंत ठक से दबाए तो बूम। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसको लेकर जो तमाम तैयारियां की गई थी उसके बाद अब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और जो सुरक्षा बल है अब वो राहत की सांस लेते दिख रहे हैं कि चलो छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ का चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है और ख़ासकर उन 20 सीटों पर जो माओवाद से ग्रसित है। और यही वजह है कि केवल छत्तीसगढ़ में ही 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य जहां सिर्फ 90 सीटें हैं वहां 20 सीटों पर प्रथम चरण में चुनाव संपन्न कराए गए और 70 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव संपन्न कराए गए। अब आप सोचिए कि ये 20 सीट कितने महत्वपूर्ण और चुनौती भरे हैं, उसकी हमने रिपोर्टिंग भी की थी। और अभी हम जिस वक्त हैं ये उसी चुनौती से जुड़ी एक कहानी का सिलसिला है, तो मुझे लगा यहाँ की ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी बहुत आवश्यक थी, इसलिए मैं स्पेशली यहाँ पर आया हूँ। तो क्या है ग्राउंड रिपोर्टिंग, पूरी कहानी, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल वो जो मैं बताया कि पहले चरण में 20 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें बस्तर की 12 सीटें और राजनांदगांव क्षेत्र की कुछ सीटें थीं। दूसरे चरण में 70 सीटों में चुनाव किए गए। तो पहले 20 सीटों के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी थी कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। हमने भी एल्मागुंडा से कवरेज किया था, जहां पहली बार चुनाव हुआ। वापसी में मिनपा में 1 घंटे तक माओवादियों के द्वारा अटैक करने की कोशिश की गई, फायरिंग हुई जिसमें 4 जवान भी घायल हुए। अलग अलग इलाकों में छुटपुट घटनाएँ भी हुई। जब पहले चरण का चुनाव संपन्न हुआ तो सरकार को लगा कि चलो चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से बीत गया, 70 सीट अब तो हो ही जाने हैं, मैदानी इलाके हैं। लेकिन 70 सीटों के चुनाव जब 17 तारीख को संपन्न कराए गए तो उस दिन गरियाबंद जिले में माओवादियों ने एक आईडी बम विस्फोट किया, तब जब चुनाव पार्टी वापस लौट रही थी और सुरक्षा बल उन्हें सुरक्षा दे रहे थे। वो विस्फोट जहाँ हुआ मैं उसी इलाके में खड़ा हूँ। बड़े गोबरा का इलाका है, ये गरियाबंद जिला है। यहाँ पे मैनपुर का इलाका है, मैनपुर के ही क्षेत्र से इधर आगे चले जाएंगे तो बड़े गोबरा का इलाका गांव है। बड़े गोबरा गांव से जब चुनावी दल वापस लौट रहा था, उनके सुरक्षा में जो जवान तैनात थे आईटीबीपी के, तो जोगिंदर सिंह जो जवान थे वो जैसे ही यहाँ पे पहुँचे तभी आईडी बम ब्लास्ट हो गया। हालांकि ये बताया जा रहा है अभी प्रथम जानकारी में कि प्रेशर बम था। तो अब देखेंगे, हम ग्राउंड पे पहुंचे हैं कि क्या स्थिति रही होगी। सबसे पहले हमारे जो स्थानीय साथी हैं अश्विनी भाई, वो आज हमारे साथ आए हुए हैं, उनसे जानते हैं। गरियाबंद के ही पत्रकार हैं। अश्विनी भाई, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। जी नमस्कार जी। अश्विनी, ये बताओ कि उस दिन 17 तारीख को क्या हुआ था, क्या आपको पता चला था, क्या क्या घटना, थोड़ा सा जानकारी बताएं। जी देखिए, 17 तारीख को जब चुनाव चल रहा था तो उस बीच हमने घोर नक्सल प्रभावित जो मतदान केंद्र था, जो गरियाबंद जिले में 9 मतदान केंद्र जो है वो चिन्हांकित था नक्सल एरिया के नाम से, तो हमने रिपोर्टिंग के लिए आमा मोड़ गए हुए थे। उस समय वहाँ पे देखे कि लोग जो है नक्सल उतने घोर नक्सल प्रभावित एरिया में अच्छे खासे मतदान के लिए लोग आ रहे थे। तो हमने जब रिपोर्टिंग कर वापस लौटे तो धमलपुर जैसे पहुँचे हैं, वहाँ पता चला कि विस्फोट हुआ है, तो जवानों के ऊपर में अटैक किए गए हैं नक्सलियों के द्वारा। तो जब हमने मैनपुर पहुँचे तो वहाँ देखा कि एक जवान था आईटीबीपी का, जिसको लेकर के घायल अवस्था में वहाँ लाया हुआ था। तो यहाँ जो बड़े गोबरा करके है, यहाँ पे मतदान दल जो है चुनाव संपन्न कराने के बाद जो है रिटर्न वापस आ रहे थे। उसी दरम्यान जो है सुरक्षा बल के लिए जो तैनात थे बल जो है वो वापस हो रहे थे। तो वापसी के समय जो है एक जवान जोगिंदर सिंह जो है आईडी के चपेट में आ गया, जो आते ही उनको यहाँ पर घायल हो गया और बम इतना विस्फोट हुआ, उससे जवान जो है शहीद हो गए। अच्छा, ये जानकारी जो है हमें तत्काल मिले तो हमने मैनपुर हॉस्पिटल में आए और देखे तो जवान के सारे फोर्स जो है वहाँ पे मौजूद था उस समय। अगले दिन उनको यहीं पे अंतिम श्रद्धांजलि भी दी गई, जो अंतिम सलामी बोलते हैं।
जी हाँ, गरियाबंद जिला मुख्यालय में जो है शहीद के जवान के शव को लेकर गए हुए थे फिर उनके और गृहग्राम भेज दिया। गृहग्राम के लिए उस दौरान एसपी से आप लोगों ने बातचीत भी की, यहाँ के एसपी कामले जी हैं, जी। तुकाराम कामले, क्या नाम है, सॉरी, तुकाराम कामले, नहीं अनिल, क्या पूरा नाम क्या है, अमित तुकाराम अमित कामले। तुकाराम कामले सर जी। जी। तो उन्होंने क्या बताया कि बम क्या था, क्या मतलब आईडी विस्फोट था या प्रेशर बम था, कुछ बताया इसके बारे में? उनके द्वारा इस तरह से ऐसा कोई स्पष्ट रूप से जानकारी तो नहीं दी गए हैं, लेकिन ये बोले कि वहाँ पर जो है नक्सलियों के द्वारा पहले से ही आपके मोबाइल में शायद उनका बाइट है, जी जी दिखाएंगे 2 मिनट। हाँ, आईडी जो है नक्सलियों के द्वारा जो है प्लांट करके रखे हुए थे, तो उसी के चपेट में आने से जवान जो है शहीद हो गए। इस तरह से अमित तुकाराम कामले जो एसपी गरियाबंद हैं उनके द्वारा जानकारी हमें दिए हैं। अच्छा, आईडी बम, देखिए माओवादी कई तरह के बम विस्फोट करते हैं। एक तो कमांड आईडी होते हैं, प्रेशर आईडी होता है, ये तुकाराम सर के। हाँ, सर क्या अभी क्या किए हैं सर, और क्या राहत राशि दी? ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जो हमारा जवान शहीद हुआ है श्री जोगिंदर सिंह, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए आईटीबीपी, जिला प्रशासन, जिला पुलिस और सीआरपीएफ इसकी तरफ से एक हमने विथ लिंक सेरेमनी इधर गरियाबंद में अरेंज किया था। वहाँ पे हमने उसको सलामी देके सलामी दिया गया, श्रद्धांजलि दिया गया और सहायता राशि में एस ग्रेशिया राशि में हम उसको तत्काल में जो है 1 लाख रुपये दिया। सर शहीद जवान जोगिंदर कहाँ के थे, किस पद पर थे? शहीद जवान जो जोगिंदर सिंह जो थे वो हेड कांस्टेबल पद पे थे और वो रहने वाले। ठीक है, इस वर्जन में एसपी साहब ने ये नहीं बताया कि बम ब्लास्ट हुआ कैसे और क्या चीज़ में। अब अश्विनी भाई ने बताया कि क्या उन्होंने सुना था। मैं इस वक्त घटना स्थल में हूँ। मेरी जिज्ञासा इसलिए थी कि बस्तर के 12 सीटों में जो माओवाद ग्रसित क्षेत्र है वहाँ चुनाव हो गया। गरियाबंद की ओर में लगातार बहुत दिनों से सूचना मिल रही है कि माओवादी अपने संगठन का विस्तार इस इलाके में कर ही रहे हैं। तो विस्तार अब ऐसा हो गया कि सोचिए कि 12 सीटों में तो चुनाव हो गए, हालांकि मुठभेड़ वहाँ पे भी हुई, लेकिन 4 जवान घायल हुए थे मिनपा में और अलग अलग इलाकों में छोटे मोटे घटनाओं के दौरान कुछ जवान घायल हुए। लेकिन गरियाबंद जैसे इलाके में जिसे 70 सीटों में सम्मिलित किया गया था, वहाँ पे अगर विस्फोट हुआ और एक जवान शहीद हो गया तो मेरे लिए ये भी आश्चर्यचकित करने वाली घटना थी। यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, आप देखें। और सबसे मज़े की बात ये है, आज कितना तारीख है? आज 19 तारीख है। 17 तारीख की ये घटना है, आज ये 19 तारीख हो गया और अभी तक यहाँ पर कोई टीम पुलिस की आई नहीं है। क्यों नहीं आई है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आई कि ऐसे नहीं है इस बात की गारंटी इससे है कि सड़क पर वो गड्ढा अभी भी मौजूद है जहाँ पर माओवादियों ने ये बम प्लांट कर रखा था। और पहले पहल में तो मुझे भी ये पता चला कि प्रेशर बम था जिसके ऊपर जवान का पैर पड़ गया और बम विस्फोट हो गया। अब ये जो तकनीकी तौर पर जानकार हैं वही बता पाएंगे। मौके पर ये जो बम प्लांट किया गया था उसके लिए जो बर्तन का इस्तेमाल हुआ था वो अभी भी पड़ा हुआ है और साथ ही साथ ये तार लगा हुआ है। ये तार वही तार है जिससे बैटरी वैटरी टच करते हैं तब ब्लास्ट होता है। मुझे लगता है ये वही तार है जो यहाँ तक आया हुआ है। और ये कहाँ तक गया है, ये तो अंदर ही है। हालांकि हम इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कारण ये है कि 2 दिन ज़रूर हो गए हैं, अभी तक फोर्स यहाँ तक पर पहुँची नहीं है। यहाँ पर फोर्स ने किसी तरह की छानबीन नहीं की है पुलिस ने, तो ये उनके अगर आकर यहाँ जांच करेंगे तो उनके जांच में ये तार काम आएगा। तो हम इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि जब उनकी टीम आएगी तो यहाँ पर विधिवत जांच करेगी। लेकिन आज 2 दिन हो गया, पता नहीं कब आएगी। सुरक्षा का हवाला भी होता है ऐसे इलाकों में, तो हम इस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं कि फोर्स क्यों नहीं पहुँची, लेकिन ये ज़रूर है कि इस इलाके में उन्हें पहुँचना ज़रूरी था। ये इस तरफ ये तार गया हुआ है। कई बार क्या होता है कि जब तार दूर तक अंदर तक फैला होता है और बहुत दूर में जब उनके टारगेट बम के आसपास पहुंचते हैं तब यहाँ पर वो बैटरी से उसे कनेक्ट कर दिया जाता है और ब्लास्ट होता है। हालांकि यहाँ पे पैदल चलना अभी भी थोड़ा सा ख़तरनाक है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस इलाके की जांच नहीं की गई है। अच्छा, ये कुकर बम है, ये आप देखें कुकर का हिस्सा है ये। माओवादी कुकर में भी बम बनाते हैं, टिफ़िन में भी बनाते हैं, तो ये कुकर का बम था। ये उसके पुख्ता प्रमाण हैं, ये यहाँ पे पड़े हुए हैं।
हालांकि हमें इन सारी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, पुलिस के जांच में काम आएंगे, लेकिन अब हम रिपोर्टिंग के लिए आए हैं तो इसलिए यहाँ इसे आपको दिखा रहे हैं। ये चारों तरफ जो है सामान, ये सब उस बम के टुकड़े ही हैं। और मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि कुकर का ढक्कन का भी हिस्सा था, अच्छा नीचे का हिस्सा है बर्तन। तो इस तरह से कुकर में माओवादियों ने बम प्लांट किया था। और यहाँ चूंकि अभी तक पुलिस की फोर्स नहीं पहुँची है तो इलाका क्लियर नहीं किया गया है, मतलब कंफर्म नहीं है, हो सकता है यहाँ और भी कहीं पे बम लगे हों। वो जो जवान का बैग है मुझे लगता है, ये देखिए जवान की टोपी जो स्वर्गीय शहीद जोगिंदर जी हैं, उस जवान की टोपी है जो यहाँ पे अभी भी पड़ी हुई है। और उस ओर में उनका बैग रखा हुआ है और वहाँ पे खून पड़ा हुआ है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि जवान जब ब्लास्ट हुआ तो अब पता नहीं क्या माहौल रहा। जवान वहाँ से यहाँ तक पैदल आया हो या फेंकाया है या क्या क्या परिस्थिति, लेकिन खून खेमे खून दिखाना मत, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बैग के पास में यहाँ पे खून अभी भी पड़ा हुआ है और खून देखकर लग रहा है कि बिल्कुल ताज़ा है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ टिफ़िन के ये डब्बे जैसा है, ये लगता है कि कुछ खाने के लिए उन्होंने रखा होगा। ये पूरा माहौल है यहाँ पे। और यहाँ एक चीज़ मिली है मुझे, ये एक पर्स मिला है, खेमे दिखाओ। ये एक पर्स है यहाँ पे और अरे पर्स में कुछ पैसे हैं और साथ ही साथ एक कुछ आई कार्ड, मुझे लगता है जवान का ही है। हाँ ये देखिए, देख रहे हैं आप, अभी तक यहाँ पर 2 दिन हो गया है, आज दूसरा दिन बीतने को है, शाम के लगभग 3-4 बज रहे हैं। ये जवान का आई कार्ड है, जो जवान शहीद हुए थे। यहाँ अभी तक फोर्स नहीं पहुँची हुई है। ये हेड कांस्टेबल GD जोगिंदर कुमार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP, उसके ये जवान हैं। और ये उनका पर्स है, बहुत ये दुखद है। ये उसमें कुछ पैसे रखे हुए हैं, कुछ उनके ज़रूरी कागजात हैं, सारी चीज़ें हैं। ये पर्स उन जवान का है जो यहाँ पड़ा हुआ है। मैं इसे ऑन कैमरा क्या करें सुनील को, SP साहब को दे दें? हाँ, या नेटवर्क है क्या यहाँ पे? नेटवर्क नहीं है शायद, पूछ लेते हैं। तो ये पूछ लेंगे अभी, अगर SP साहब बोलेंगे तो हम इस पर्स को उनको ले जाकर दे देंगे, क्योंकि ये उनके घर तक पहुँचना चाहिए। जवान की आखिरी निशानी है और पता नहीं ये जांच में किस तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि इसे छेड़छाड़ माना जाए। लेकिन हम यहाँ पहुँचे हैं 2 दिन बाद, तो ये स्थिति है। आगे में हालांकि हमारा आगे जाना कितना सुरक्षित है पता नहीं, कारण ये है कि अब आप सोचिए कि 2 दिन तक यहाँ फोर्स आई नहीं है। आगे और कहाँ कहाँ उन्होंने बम प्लांट किया है, इस रोड को अभी तक क्लियर किया गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें अभी संदेहास्पद है। गड्ढा उसी तरह से है और ज़रूरी नहीं है कि केवल वहीं बम लगा हो, और भी कहीं कई इलाकों में बम माओवादियों के द्वारा प्लांट किया जा सकता है। तो गरियाबंद का इलाका, जहां माओवादी अब लगातार अपने दलम का विस्तार कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, यही वजह है कि उन्होंने चुनाव में एक बड़ी घटना करके अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी और अपना स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है। ये घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग थी। और अब आप सोचें कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी अगर फोर्स यहाँ तक नहीं आई है जांच करने, तो ये फोर्स के मूवमेंट पर, कार्यशैली पर भी एक सवाल है, संदेहास्पद सवाल है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या वाकई ये इलाका इतना माओवाद से ग्रसित है कि 2 दिन तक यहाँ आ पाना संभव नहीं है। और सुनिए, आपको क्या लगता है, कितनी मतलब क्या लगता है, इलाका माओवादियों से इतना ज़्यादा ग्रसित है कि यहाँ पे फोर्स 2 दिन तक नहीं आई है? जवान का पर्स पड़ा हुआ है, जवान की टोपी पड़ी हुई है, उन्हें तो श्रद्धांजलि के तौर पे मिलना चाहिए, जवान के
पर्स को उनके परिवार तक पहुंचाना चाहिए? ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं और ये शुरू से यहाँ जो है घोर नक्सल क्षेत्र के रूप में ये है ही। तो जिस तरह से सुरक्षा को देखा जाए उसके हिसाब से अब तब तो यहाँ पर पहुँचे नहीं है जवान के और कोई किसी तरह से कोई फोर्स यहाँ पे आए तो नहीं है। जिस हिसाब से जो माहौल जो दिख रहा है उससे लग नहीं रहा है कि कोई और आए हुए हैं। निश्चित तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई सुरक्षा के लिहाजे से यहाँ पर अब तक पहुँचा न हो, इस पे अभी ज़्यादा कुछ हम कह भी नहीं सकते। ठीक बात। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ये जवान ज़रूर बोल सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो आ सकते हैं। मुझे लगता है कि आना चाहिए था, अभी तक यहाँ की जांच हो जानी चाहिए थी। खैर, ये पुलिस का अपना पक्ष होगा इस पर। ये घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग है। आप ये सड़क देखें, ये वो सड़क है जो आगे की ओर जाती है। चुनाव करवाना था तो सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पहुँच गई। ये नए लग रहे खंभे बताते हैं कि उस ओर के जो गांव हैं वहाँ तक अभी तक लाइट नहीं पहुँची है, क्योंकि खंभों में तार नहीं है। आप समझिए कि माओवादी उन इलाकों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिन इलाकों को सरकार छोड़ देती है। सरकार अगर उन इलाकों पे ध्यान देगी तो माओवादी उस इलाके में अपनी पैठ नहीं बना पाएंगे। माओवादियों ने इस तरह से जो ब्लास्ट किया है, उन्होंने बताया है कि वो जिस इलाके में चाहेंगे उस इलाके में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। अरनपुर भी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था, और अब ये बड़े गोबरा का इलाका भी एक बड़ा उदाहरण है। अगर इस इलाके में भी माओवादी अपनी पैठ जमा लेते हैं तो ये फिर फोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये घटनास्थल की ग्राउंड रिपोर्टिंग थी। ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।